हेलो फ्रेंड्स, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर को सोल्व करके देखेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के लिए, जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। ऐसे और मैं आपको कई मॉडल पेपर सोल्व करके बताऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इन सभी जो है मॉडल पेपर को सोल्व करके देखें और इनका हल जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चनों का हल जो है यहाँ पे मिलेगा। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और कोशिश कीजिए आप स्वयं इन प्रश्नों को सोल्व करें और वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को अपने आप मिलाने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं मॉडल पेपर के प्रश्नों का हल। आइए अब हम देखते हैं सेक्शन सी। ये सेक्शन 4 नंबर का आता है, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन सी के अंतर्गत ये बड़े क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बोर्ड पे करने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 जो हमें दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको दिखाई देगा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष है। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपकी समझ में आ जाए बात। ये हमें स्क्वायर कह रहा है, एक वर्ग कह रहा है। ये मान लो मैं ABCD ये एक वर्ग ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके निर्देशांक हमें दे रखे 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 ये हमें दे रखा है और हमें सिद्ध ये करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हमें इसको वर्ग सिद्ध करना है। तो हम वर्ग की विशेषता जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो हम इसकी चारों भुजाओं को निकालते हैं। भुजा निकालने का मतलब हो गया हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालनी है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारे पास में है, दूरी सूत्र, वो काम में लेते हैं। तो पहले मैं AB ज्ञात कर लेता हूँ। AB का मतलब हो गया A और B के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाना है। तो ये दोनों पॉइंट आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, 1 और -2 और 3 और 0, ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये आपके x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इन सब में मैं मान रख देता हूँ। x2 - x1, x2 का मान यहाँ पे 3 है तो ये 3 माइनस x1 का मान 1 है तो 1, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है माइनस y1। अब देखिए y1 का मान -2 है तो ये -2 ऐसे लिखूंगा मैं और ये होल स्क्वायर आ गया इसका। ये अब इसको सरल कर लेते हम। 3 - 1 मतलब हो गया 2 और 2 का स्क्वायर ये हो गया 4। 0 और माइनस हो गया +2, तो 0 + 2 2 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आ गया हमारे पास में √8। आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको 2√2 ऐसे लिख सकते हो। मैं एक बार यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो ये हमारे पास में AB का मान आ गया है। इसी प्रकार से मैं दूसरी भुजा BC बराबर ज्ञात करता हूँ, B और C। तो इसके बिंदु हो गए 3, 0 और 1 और 2। तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। अब इसी सूत्र के अंदर मान रख देता हूँ, मैं सूत्र को बार बार नहीं लिख रहा हूँ। x2 - x1, तो देखिए x2 का मान 1 है और इसका मान 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो 1 - 3, तो यहाँ हो गया -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 4। स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी यहाँ पे 4 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 4। तो इसका मान भी आ गया हमारे पास में √8। इसी प्रकार से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। AB हो गया, BC हो गया। अब हम CD निकाल करके देखते हैं। CD बराबर √। तो देखिए C और D की जब हम बात करते हैं तो बिंदु हो गया हमारे पास में 1, 2 और -1, 0। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। किसी को भी ले सकते हो आप x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 - x1, तो x2 हो गया -1 माइनस और 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 - 2 का होल स्क्वायर
-1 और -1 हो गया -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 -2 हो गया ये भी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मान भी आ गया हमारे पास में √8। देखिए 3 भुजाएं समान आ गई। अब चौथी भुजा और निकाल करके देख लेते हैं, हम AD का मान निकाल लेते हैं। AD बराबर √A और D की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और 0 और 1 और -2। ये A और D ये दोनों बिंदु आ गए मेरे पास में। तो x1 y1 और x2 y2 इनके मान रख देता हूं मैं। x2 -x1, देखिए x2 का मान 1 है और x1 का मान -1 है, तो मैं इसको सीधा +1 कर देता हूँ। a -1 तो 1 + 1 हो गया, और y2 का मान है -2 और y1 का मान है 0 स्क्वायर। तो ये देखिए 1 और 1 2 का स्क्वायर हो गया 4, और -2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आ गया आपके √8। तो आपने देखा एक वर्ग के अंदर जो है चारों भुजाएं हमने निकाल करके देखी और चारों भुजाएं समान आ रही है। अब इसके अलावा जो है आप एक चीज और करोगे, यहाँ पे हमें वर्ग प्रूव करना है, तो इसके जो है दोनों डायगोनल भी निकाल लोगे, विकर्ण निकाल लोगे, ये वाले AC और BD, इनका मान भी निकाल करके देखोगे। तो मैं AC का मान निकाल लेता हूँ। तो AC बराबर, जब A और C की बात कर रहे हैं तो 1 और -2 और C हो गया हमारे पास में 1 और 2, ये तो ये x1 y1 ले लिया मैंने, और ये x2 y2 ले लिया। तो देखिए x2 - x1 1 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो 2, और ये है -2 तो ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - 1 तो 0 हो गया, और 2 और 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 16, और 16 + 0 16 हो गया, और 16 का ये आ गया हमारे पास में 4, ये AC का मान आ गया। अब अगर मैं BD का मान निकालूं, BD बराबर √B और D, तो देखिए इसमें 3 और 0 हो गया, और D का मान है -1 और 0, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये -1 और -3 माइनस के 4 हो गए, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 0 का 0, तो ये आ गया √16 बराबर 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, लास्ट में हम लिख देंगे, अतः देखिए AB, BC, CD और DA ये चारों भुजाएं समान है, तथा और ये दो विकर्ण है AC और BD ये भी समान है। अतः हम लिख देंगे ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। यहाँ पे ध्यान रखना, चारों भुजाएं अलग समान होगी और विकर्ण जो है वो अलग समान होंगे, अर्थात इन विकर्ण का मान अलग आएगा, ये मान इस मान के समान नहीं होगा, लेकिन ये दोनों विकर्ण आपस में समान होंगे। जैसे ये 4 और 4 आ रहा है तो ये दोनों विकर्ण समान है, लेकिन ये भुजाएं आपस में समान है। ये √8 है, √8 है, √8 ये मान इसके समान होना कोई जरूरी नहीं है, ये अलग तरह से समान होंगे और ये अलग समान होंगे। तो हमने देखा इस प्रकार से चारों भुजाएं समान है तथा दोनों विकर्ण समान है, तो ABCD जो है एक वर्ग के शीर्ष है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 का अथवा। इसमें अथवा में जो है एक क्वेश्चन और दे रखा है, पार्ट C का जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें हमें एक प्रमेय दे रखी है, सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। प्रश्न नंबर 20 का जो अथवा है उसका ये क्वेश्चन है। ये जो थ्योरम है आपके 11.6 है प्रमेय, किताब के अंदर आपको प्रमेय नंबर 11.6 में आपको ये मिल जाएगी। तो ये हमें सिद्ध करना है कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुज दे रखे हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ABC और DEF
ये दो त्रिभुज बना लिए, और डी ई एफ ये पी और क्यू ये दो पॉइंट बना लिए मैंने, ये इस प्रकार से ये कर दिया। तो अब देखिए ये चूंकि 4 नंबर का प्रश्न है और प्रमेय का प्रश्न है, तो इसके जो 4 स्टेप्स होते हैं वो पूरे लिख करके हम यहाँ पे इसको सिद्ध करते हैं। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ये आपको एग्जाम में पूरा जो है इस प्रकार से लिखना चाहिए। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं दिया हुआ, तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो चीज हम यहाँ पे लिख देंगे गणित की भाषा में। तो हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार दिया गया है कि देखो अब हमें कहा है समान कोणिक, अर्थात इनके कोण समान है। ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। ये चीज हमें दे रखी है, समान कोणिक, ठीक है, कोण समान है, इक्वल एंगल हमें दे रखे हैं, तो ये कोण समान हो गए। ये पहला पॉइंट हो गया दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पूरी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, उसने कहा है प्रूव करो कि ये दोनों समरूप है त्रिभुज। तो इसको मैं गणित की भाषा में लिख देता हूँ, एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, ये बीच में समरूप का चिन्ह लगा दिया मैंने। तीसरा पॉइंट होता है हमारे रचना का। रचना में देखिए मैंने क्या किया, इस एबीसी के इक्वल, ये जो एबी है इसके इक्वल ये डीपी लेकर के, इसके इक्वल आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, अर्थात ये जो डीपी क्यू है ये इस त्रिभुज के बराबर मैंने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पे। मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, और ये जो भुजा है एसी वो इस भुजा के बराबर है। मतलब एबी बराबर डीपी और एसी बराबर डी क्यू, ये लेकर के मैंने और पी क्यू को मिला दिया। ये इतना काम मैंने रचना में कर दिया। अब इसका चौथा और मेन इंपोर्टेंट पार्ट आता है उत्पत्ति, प्रूफ करना है हमें यहाँ पे, तो ये प्रूफ के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको किस प्रकार से प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले देखिए ये और ये जो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दोनों को देखते हैं ये क्या है आपस में, सर्वांगसम है, किस प्रकार के हैं त्रिभुज, इनको हम चेक करते हैं। तो देखिए इसमें AB और DP बराबर है। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये हो गया DPQ, इन दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं। तो इसमें देखिए कोई सी तीन चीजों को आपको समान बताना है। तो AB और DP समान है, AB बराबर DP, ठीक है, और AC और DQ समान है, AC बराबर DQ, ये समान है। ये कहां से आई चीजें, ये हमें रचना से मिली है, रचना में हमें ये दे रखा है। और तीसरी चीज अब क्या हम बरोबर कर सकते हैं, इस भुजा को भी हम बरोबर नहीं कह सकते, लेकिन ये A और ये कोण D बराबर है, कोण A बराबर कोण D, ये जो हमें दिया हुआ है, ये कहां से है, या आपको कारण लिखना पड़ता है, दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से तीन चीजें बरोबर है। तो देखिए दो तो भुजा और एक कोण दे रखा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, SSA। तो हम यहाँ लिख देंगे SSA नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो ये त्रिभुज और ये सर्वांगसम है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज DPQ, ये और ये त्रिभुज मैंने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। तो इससे हमें क्या मिला, ये कोण B जो है वो इस P के बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण B बराबर हम लिख सकते हैं कोण DPQ, और ये जो C है ये इस Q के बराबर हो जाएगा। तो कोण C को हम लिख सकते हैं एंगल BQP, ये हम लिख सकते हैं। परंतु हम जानते हैं B जो है वो हमें E के बराबर दिया हुआ है, एंगल B जो है बट एंगल B बराबर एंगल E हमें दिया हुआ है, और इसी प्रकार से C जो है वो हमें F के बराबर दिया हुआ है, एंगल C बराबर एंगल F दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये B बराबर ये है और यहाँ B बराबर E है, इसका मतलब E जो है इसके बराबर हो गया, अर्थात एंगल E जो है वो DPQ के बराबर है,
और जो एंगल एफ है वो डी क्यू पी के बराबर है। ये हमने सिद्ध कर दिया। फिर एंगल ई जो है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अर्थात ये दोनों संगत कोण हो गए। तो इन दोनों से हमें ये पता लग गया, अगर ये कोण इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी। अर्थात इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ये जो PQ लाइन है ये EF के समांतर होगी, ये इसके पैरेलल होगी। हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे, ये इसके पैरेलल है। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो हम थेल्स थ्योरम से जानते हैं, थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर ये दो लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं dP अपॉन PE बराबर dQ अपॉन QF। ये चीज हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब इस चीज को मैं ऐसे उलट कर लिख देता हूं, PE बटा dP बराबर QF अपॉन dQ। इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स कर दिया। अब मैं इसमें दोनों साइड में एक जोड़ देता हूं, PE अपॉन dP प्लस 1 और QF अपॉन dQ प्लस 1। दोनों तरफ मैंने एक जोड़ दिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। ये एलसीएम आ गया तो BE प्लस DP बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे DQ एलसीएम आ गया तो ये हो गया QF प्लस DQ। अब चित्र में देखिए PE प्लस DP, PE और ये DP, तो ये और ये मिलकर के बन गया इस DE के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं DE अपॉन DP बराबर। अब देखिए QF, ये QF और DQ, ये DQ, तो ये और ये दोनों मिलकर के और इस भुजा के बराबर हो गया, DF के बराबर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं DF अपॉन DQ, ये चीज हो गई। अब अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो ये हो जाएगा DP अपॉन DE बराबर DQ अपॉन DF। अब देखिए DP जो है वो AB के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं AB अपॉन DE बराबर, इसी प्रकार से DQ जो है ये AC के बराबर है, तो ये हो गया AC अपॉन DF। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF। ये लिख लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। अब देखिए AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF हमने प्रूव कर दिया है, तो इसी प्रकार से सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं AB अपॉन DE जो है बराबर ये AB अपॉन DE, इसको हम बराबर जो है इसके लिख सकते हैं PQ अपॉन EF के, PQ अपॉन EF के। ये भी प्रूव किया जा सकता है। इसको मैं इक्वेशन 2 लगा देता हूँ और इसको इक्वेशन 1 लगा देता हूँ। अब 1 और 2 से देखिए हमें क्या मिलता है, 1 और 2 से हमें ये मिल गया AB अपॉन DE बराबर, देखिए AC अपॉन DF बराबर, ये PQ जो है ये BC के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन EF। इस चीज को हम लिख सकते हैं PQ को जो है ये PQ BC, तो BC अपॉन EF ये हम लिख सकते हैं। तो AB अपॉन DE ये हमें प्राप्त हो गया, और AC अपॉन DF और BC अपॉन EF ये हमें प्राप्त हो गया। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं अर्थात ये जो त्रिभुज है ABC ये समरूप होगा त्रिभुज DEF के, और ये हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो कि जो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं वो परस्पर समरूप होते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21 में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु AA माइनस AA और माइनस √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 21, इसमें हमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है
तो यहाँ पे एक में जो है समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ, ए बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, ए बिंदु के हमें दे रखे हैं ए और बी के हमें दे रखे हैं -a और सी के हमें दे रखे हैं -√3a और √3a। ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें इसको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। अभी जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, उसको एक वर्ग हमने सिद्ध किया था, तो उसकी चारों भुजाओं को हमने बराबर सिद्ध कर दिया था। यहाँ पे हमें इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज। तो हम इसकी तीनों भुजाओं को समान बराबर सिद्ध कर देंगे। तो पहले हम ए बी भुजा निकाल लेते हैं, ए बी बराबर √। देखिए ए और बी में ये सूत्र लग जाएगा। इसमें ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बिंदु को, ए ये है और बी मेरे पास में ये है। तो इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 मान लिया। फॉर्मूले में लगा देंगे हम x2 - x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 की जगह -a है मेरे पास में और -x1 की जगह a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -a है और y1 की जगह a है। तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। अब देखिए -a और -a, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस के 2a हो गए हमारे पास में और -2a का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4a²। माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 का 4 हो गया, a का a² हो गया। इसी प्रकार से सेम इसका हो जाएगा 4a² और जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 8a²। ये मेरे पास में ए बी भुजा का मान आ गया, ए बी बराबर आ गया। इसी प्रकार से चलिए अब बी सी का मान निकाल करके देख लेते हैं। बी और सी -a और a, एक बिंदु तो ये है और दूसरा बिंदु ये है -√3a और √3a, ये हो गया। तो x2 - x1 -√3a माइनस, देखिए x2 - x1, तो ये माइनस का a है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 ये है और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और ये फिर माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे √3 है और प्लस a, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है फॉर्मूला। तो हम a और b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। आप जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर होता है। तो a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला जब हम इसमें लगाएंगे तो देखिए √3a का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3a² माइनस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 और a इंटू a मतलब a² आ गया और प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a²। सेम यही चीजें सारी यहाँ पे आ जाएगी, प्लस आ जाएगा बीच में 3a² प्लस 2√3 a² और प्लस a²। देखिए √3 a को जब मैंने स्क्वायर किया तो 3a² आ गया और बीच में 2ab किया तो ये आ गया। अब इसमें देखिए ये और ये पोर्शन तो कट गया और बाकी बच गया ये 3a², 3a², ये सारे जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, तो 8a² बच गया मेरे पास में। तो देखिए ये इसके इक्वल आ गई ये भुजा भी BC। अब हम a और c का मान निकाल लेते हैं। भुजा AC बराबर हम निकाल लेते हैं √AC बराबर, ये दोनों पॉइंट हो गए। मैं डायरेक्ट यहीं से लिख लेता हूँ, ये x2 - x1, तो रूट माइनस का √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इसकी तरह ओपन कर लेंगे हम। यहाँ पे ये दोनों माइनस है, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर लगा हुआ है
कॉमन लेकर के हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला। तो ये 3 पद आ जाएंगे यहाँ पे, 3a² प्लस 2√3a² प्लस a²। इसी प्रकार से इसमें ये लास्ट ये 3 पद आ जाएंगे, 3a² माइनस 2√3a² प्लस a²। इसमें भी देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बाकी 3 और 4 3 7 और 1 8 और ये जुड़ करके और आपके पास में आ जाएगा 8a²। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं समान है। तो आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, या ABC जो है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 21 का अथवा देखते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। यह एक प्रमेय है जो हमें सिद्ध करनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए जो है ये चित्र बना रखा है यहाँ पे बोर्ड पे। ये वही चित्र है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। ये 11.7 जो है प्रमेय है आपके, और इसमें हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC और एक त्रिभुज DEF हमें दे रखा है, और इसके अंदर हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है, संगत भुजाओं का अनुपात, अर्थात हमें AB बटा DE दे रखा है, BC बटा EF दे रखा है और AC बटा DF हमें दे रखा है। AB बटा DE, BC बटा EF और AC बटा DF ये हमें दिया हुआ है, इस बार गिवन है, और हमें प्रूव ये करना है कि ABC और DEF जो है वो समरूप होंगे, ये हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे हमने जो है रचना की है वही जो DP है ये AB के बराबर लिया हमने, और DQ जो है वो हमने AC के बराबर लिया है, और PQ को हमने मिला दिया आपस में। तो इस प्रकार से हमें ये 3 पॉइंट तो मैंने लिख करके रख दिए यहाँ पे। अब देखिए मेन पॉइंट पे आते हैं हम, उत्पत्ति क्यों। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव जो चीज हमें दे रखी है वहां से इसको लेकर के हम प्रूव करेंगे। तो AB बटा DE हमें दिया हुआ है, देखिए AB बटा DE बराबर हमें दे रखा है AC बटा DF, ये लिखता हूं मैं इसके बराबर। AB बटा DE हमें दे रखा है AC। अब देखिए AB जो है वो DP के बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं DP बटा DE बराबर, और AC जो है वो DQ के बराबर है, तो इसको मैं लिख देता हूं DQ बटा DF। ये चीज लिख दी मैंने, अर्थात DP बटा DE, तो ये आ गया DP बटा DE और DQ बटा DF आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो भुजा है PQ ये इस EF के समांतर होगी, PQ भुजा जो है वो EF के समांतर होगी, अर्थात ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। मैं इसको E बराबर F लिख देता हूँ, कोण E बराबर कोण P लिख देता हूँ। P है नहीं, ये पूरा नाम तो इसका DPQ है, लेकिन ऐसे आप समझा देता हूं मैं, और F जो है वो Q के बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है, संगत कोण। तो हम AA नियम से कह सकते हैं, हमारा जो AA नियम होता है समरूपता का, उस नियम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो DPQ है ये इस DEF के समरूप होगा, अर्थात DPQ जो है ट्रायंगल ये समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इसको जो है मैंने इसके समरूप सिद्ध कर दिया है यहाँ पे। ये आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। तो हमने एंगल DPQ जो है, ट्रायंगल DPQ को हमने DEF के समरूप सिद्ध कर दिया। DPQ जो है वो हमने समरूप सिद्ध किया है DEF के। तो अब हम समरूपता गुणधर्म से जानते हैं, समरूपता गुणधर्म से इसकी प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DP अपॉन DE बराबर PQ अपॉन EF, ये लिख सकते हैं। अब देखिए DP जो है वो AB के बराबर है, तो
तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा डी बराबर पी क्यू बटा ई एफ के, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी बटा डी जो है वो बी सी बटा ई एफ के बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, यहाँ लिख सकते हैं। परंतु ए बी बटा डी जो है वो हमें बी सी बटा ई एफ के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात बी सी बटा ई एफ बराबर पी क्यू बटा ई एफ। ये ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो यहां हमें प्राप्त हो गया बी सी बराबर पी क्यू, ये हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए अब हमें जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर प्राप्त हो गई। तो हमें ए बी बराबर ये प्राप्त हो गया कि ए बी जो है वो डीपी के बराबर है, ये हमने पहले मान ही रखा है। और जो ए सी है वो डी क्यू के बराबर है, ए सी बराबर डी क्यू। और ये जो बी सी है ये पी क्यू के बराबर है, ये हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। डी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है, अर्थात ये और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिए। त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांगसम है। ये कौन सा हो गया? एस 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 प्रॉपर्टी से हो गया। इस नियम से हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए बी सी जो है वो डी पी क्यू के सर्वांगसम है, ए बी सी जो है डी पी क्यू के सर्वांगसम है। तो एक और यहाँ पहले अभी हमने सिद्ध किया था डी पी क्यू जो है वो डी ई एफ के समरूप है। इसको मैं 1 नंबर लगा देता हूँ, इसको 2 नंबर लगा देता हूँ। तो 1 को 2 से हमें क्या मिल गया? इक्वेशन 1 को 2 से। देखिए यहाँ हम कह रहे हैं एबीसी जो है डीपीक्यू के सर्वांगसम है, और यहाँ कह रहे हैं डीपीक्यू डीईएफ के समरूप है। इसका मतलब एबीसी जो है वो डीईएफ के समरूप हो जाएगा। एबीसी समरूप है डीईएफ के, और ये हमें प्रूव करना था कि एबीसी जो है डीईएफ के समरूप होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में हमें दे रखा है एक आकृति दे रखी है, जैसा कि आप चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। इस आकृति में अर्धवर्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसके अंदर एक छोटा वर्त बना हुआ है, उस वर्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार से आपको डायग्राम दे रखा है। ये एक अर्धवर्त है, इसकी त्रिज्या 7 है। तो देखिए इसकी त्रिज्या जब 7 है तो इसका मतलब ये भी इस अर्धवर्त की त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 7 होगी। और ये जो 7 होगी ये यहाँ से यहाँ तक 7 होगी। ये इस छोटे वाले वर्त के लिए व्यास बन गया, ये व्यास है। तो इस छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वो इसकी आधी हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में 3.5। तो हमारे पास में r बराबर हमें मिल गया 3.5 सेंटीमीटर। इस छोटे वाले वर्त की त्रिज्या हो गई 3.5। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सिंपली हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7, आर का मान यहाँ पे लिख देते हैं 3.5 इंटू 3.5। आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया। अभी 7 को जो है इससे 35 से काट देते हैं, 7 में 35, तो ये आ जाएगा 0.5 हमारे पास में। और हम इन सबको गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा इसका आंसर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया आपके 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22 का अथवा। इसमें हमें दे रखा है दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। OP AB पर लंब है और OQ CD पर लंब है। AB CD के समांतर है। AB बराबर 8 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर। तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा इसका। इसमें AB एक जीवा है और CD एक जीवा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। AB 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब AB 8 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला गया है, तो हम जानते हैं कि ये लंब जो है इसको जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये पूरी 8 है, तो ये 4 हो जाएगी। और इसी प्रकार से CD 6 है, तो ये हमारे पास में 3 और 3 हो जाएगी। OA और OC दोनों जो है इस वर्त की त्रिज्या है, जो कि हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए हमें
पी क्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं ए पी ओ। देखिए ट्राइंगल ए पी ओ में इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ये हमें पी ओ ज्ञात करना है। तो पी ओ बराबर हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे है हमारे पास में ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ओ ए का मान 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए पी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे बच गया 9 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो पी ओ बराबर हमारे पास में आ गया 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम ये त्रिभुज ले लेते हैं सी ओ क्यू। इसके अंदर हम ओ क्यू ज्ञात करते हैं। ओ क्यू बराबर तो ये हो जाएगा अंडर रूट इसी प्रकार से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो ओ क्यू बराबर आ गया 4। अब देखिए हमें पी क्यू ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी ओ प्लस ओ क्यू। इन दोनों मानों को हम जोड़ देते हैं, ये 3 और ये 4, तो 3 प्लस 4 7 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम पी क्यू ज्ञात कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में हमें एक आकृति दे रखी है जिसमें ए बी वर्त का व्यास है। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है और ये जो ए बी है ये इस वर्त का व्यास है। तो ये वर्त का व्यास है, यहाँ पे जो है 180 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं अर्धवर्त के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, इसमें हमें AC बराबर 6 दे रखा है और BC 8 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें AB भुजा ज्ञात कर लेंगे। AB का मतलब हो गया इसका कर्ण ज्ञात कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज ज्ञात कर लेंगे। ये इसके 90 के सामने, तो ये इसका H होगा। तो H बराबर हम जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर हो गया हमारे पास में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 64। 36 और 64 हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 100 और 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो हमारे पास में AB बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। अब AB क्या चीज है? इस वर्त का व्यास है। तो व्यास हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आ गया। तो जब व्यास 10 है तो हम जानते हैं इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको जब कभी भी ज्ञात करना हो तो हमेशा आपको जो है इसमें दो आकृति मिलेगी। एक जो है बाहर एक बड़ी आकृति मिलेगी और अंदर जो है दूसरी छोटी आकृति मिलेगी। तो हमें इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए हमें बाहर जो है एक वर्त दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमें वर्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल। अब आप जानते हो वर्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देता हूं मैं 22/7, आर का मान यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 × 5 लिख दिया मैंने। ये कट नहीं रहा है तो इसको मैं गुणा कर देता हूँ, 110 और 550, 550/7 आ गया। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और चाहो तो आप जो है इसको भाग लगा करके देख लीजिए। जब इसको हम भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 78.57 के लगभग आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इस वर्ग का क्षेत्रफल 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी आकृति जो हमें अंदर दिखाई दे रही है ये एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप सूत्र जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है तो इसलिए इसमें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र लगा देते हैं हम। तो 1/2 इंटू, तो इसका आधार ये हो जाएगा BC और ये ऊंचाई हो जाएगी AC। तो 8 × 6 ये आ गया यहाँ पे। इसको इससे काट दिया मैंने 4 बार, इसको गुणा कर दिया 4 से 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब हमें देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है, तो हम इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर दिस माइनस दिस 78.57 माइनस 24। तो 78 में से जो है 24 माइनस कर देंगे तो ये 4 और इसमें से ये 5.57, तो ये आ जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। वापस देख लीजिए, यहाँ हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है, एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया हमने, फिर ये आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपने ज्ञात कर लिया। देख लीजिए, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 का अथवा। इसमें हमें दे रखा है दी गई आकृति में डीई बीसी के समांतर है और एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर एक्स माइनस 2, ए बराबर एक्स प्लस 2, ईसी बराबर एक्स माइनस 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दे रखा है और इसमें हमें ये डीई बीसी के समांतर है। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे खड़ा करके देखूं तो ये देखिए थेल्स पर में बन गई हमारे पास में, और हम जब जानते हैं एक त्रिभुज के अंदर ये भुजा इसके समांतर होती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, अर्थात एडी बटा डीबी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये हम जानते हैं अनुपातिक प्रमेय के आधार पर, तो अगर ये भुजाएं समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब देखिए इन सब के मान आपको दे रखे हैं तो यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। एडी का मान x दे रखा है, डीबी का मान x माइनस 2 दे रखा है, एई का मान हमें x प्लस 2 दे रखा है और ईसी का मान x माइनस 1 दे रखा है। अब हमें इसे सोल्व करके और x का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको वजन गुणा करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर। तो इस x को x माइनस 1 से गुणा करना है और x माइनस 2 को x प्लस 2 से गुणा करना है। तो इस x को अंदर गुणा करवा देते हैं, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 1 से गुणा करेंगे तो 1x आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये x आ गया। यहाँ पे देखिए x माइनस 2 और x प्लस 2, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। x को x से गुणा किया x स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 और 2 को गुणा किया 4 आ गया। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया माइनस एक्स बराबर माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर 4। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गया x बराबर 4। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा सेक्शन सी में ये जो 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं ये हमने सोल्व किए। आप अपने जो है वापस इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अब आगे हम देखेंगे सेक्शन डी। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।